हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लक्ष्य। तो हम आ चुके हैं हमारे ओएस के लेक्चर नंबर 15 पर और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया मॉड्यूल ओएस के अंदर जिसका नाम है कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी कॉन्करेंसी में यार क्या चीज़ें आती हैं? इसमें हम थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस और थ्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? थ्रेड्स के बारे में हम शायद से लेक्चर नंबर 3 या 4 में जिसमें मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग के बीच में हम डिफरेंस बता रहे थे। आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लेना। मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग मैं लेक्चर नंबर बता देता हूँ। ये लेक्चर नंबर 3 था, राइट? तो लेक्चर नंबर 3 में आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है? तो हम इसमें डिस्कस करेंगे थ्रेड क्या होता है, ठीक है? इस मॉड्यूल में थ्रेड क्या होता है, ठीक है? थ्रेड क्यों ज़रूरी है? थ्रेड्स की शेड्यूलिंग कैसे होती है? थ्रेड प्रोसेस से कैसे डिफरेंस है? एडवांटेज क्या है थ्रेड्स की? थ्रेड को यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है? और जब थ्रेड आपने प्रोसेस को थ्रेड में ब्रेक कर दिया तो उसके बाद क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली सिंक्रोनाइज़ेशन की प्रॉब्लम आती है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? और जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जिन स्ट्रैटेजी से सॉल्व करते हैं, उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आती है, ठीक है? एक और बग बोल सकता हूँ आता है जिसको हम डेडलॉक बोलते हैं, ठीक है? उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे मॉड्यूल में। करंटली इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करेंगे थ्रेड क्या होता है? कनकरेंसी क्या है? थ्रेड कैसे शेड्यूल होती हैं, ठीक है? मल्टी थ्रेडिंग के क्या एडवांटेज हैं, ठीक है? मल्टी थ्रेडिंग का थोड़ा-सा ओवरव्यू लेंगे और एक हैंड्स ऑन एक मल्टी थ्रेडेड कोड थ्रेड्स बनाकर देखेंगे हम इसमें, ठीक है? तो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोडिंग निंजास, इंडियाज़ लीडिंग कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि अमेज़न, एडोबी, कॉमवॉल्ट अपने टेक्निकल इंटरव्यूज़ में फोकस करती हैं ओएस वाले पार्ट पर। तो इन इंटरव्यूज़ को क्लियर करने के लिए आपका ओएस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सो कोडिंग निंजास को प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ कोर्स जो कि इन सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से कवर करता है। उसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैप करके सिखाए जाते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको वन ऑन वन डाउट सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे वो इनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से हैं। उसके अलावा मैं बोलूँ तो इस कोर्स में आपको 12 आवर से ज़्यादा का कंटेंट मिलेगा। 150 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। 12 से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन करेंगे। उसके अलावा कोडिंग निंजास पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज में तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्करेंसी। बेसिकली कॉन्करेंसी क्या है? कॉन्करेंसी एक एबिलिटी है ओएस की जिसमें कि वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एट द सेम टाइम एक ही टाइम पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम। इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है कि मैं प्रोसेस को, जो हमने पढ़ा था लेक्चर 3 में भी, प्रोसेस को मैं थ्रेड्स में डिवाइड कर देता हूँ, T1 T2, ठीक है? थ्रेड्स में डिवाइड कर देता हूँ और थ्रेड्स का यूज़ करके उसी प्रोसेस की मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को मैं सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कराता हूँ। पैरेलली एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं कंकरेंसी कहता हूँ। तो कंकरेंसी अचीव करने का क्या तरीका है? मैं प्रोसेस को थ्रेड्स में डिवाइड कर दूँगा, ये एक तरीका है कि हम थ्रेड्स बना देते हैं, ठीक है? अब ये थ्रेड क्या होता है? ब्रीफली डिस्कस करते हैं, थ्रेड्स क्या होता है? थ्रेड्स क्या हैं? थ्रेड्स मैं बोलता हूँ, थ्रेड्स बेसिकली कुछ सब प्रोसेसेस हैं, ठीक है? कुछ लाइट वेट प्रोसेस हैं। एक ही प्रोसेस के अंदर, ठीक है, 2 सब टास्क हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरी एक प्रोसेस है मान लो। इसके 2 टास्क हैं मान लो, टास्क ए एंड टास्क बी। और मान लो ये दोनों जो टास्क थे, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है? ये एक दूसरे को बेसिकली परेशान नहीं करते हैं। दूसरे इसका भी एग्जीक्यूशन पाथ अलग है, इसका भी एग्जीक्यूशन पाथ अलग है, फ्लो दोनों का अलग है। तो मैं एक प्रोसेस को 2 थ्रेड्स में डिवाइड कर देता हूँ और डिवाइड करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इस थ्रेड को मान लो T1 थ्रेड में डिवाइड किया, इसको मान लो T2 थ्रेड में डिवाइड किया। तो ये T1 T2 को मैं मान लो CPU 1 को दे देता हूँ और इसको मैं CPU 2 को दे देता हूँ, ठीक है? बेसिकली थ्रेड्स की एडवांटेज तभी होती है जब हमारे पास मल्टी कोर सीपीयू होता है। एक से ज़्यादा कोर होने चाहिए। अगर एक ही कोर होगा तो बेसिकली जैसे 2 प्रोसेस के बीच में शेड्यूलिंग होती है, ऐसे ही 2 थ्रेड्स के बीच में शेड्यूलिंग होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहेगी एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में। तो बेसिकली मुझे मल्टी थ्रेडिंग का कोई गेन नहीं मिलेगा खास, राइट? मल्टी थ्रेडिंग में हमने लेक्चर 3 में ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है? तो ये तो मेरा हो गया थ्रेड्स क्या होती हैं। 2 एक प्रोसेस के 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशंस हैं। उसको मैंने 2 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया, उनको इंडिपेंडेंटली फिर एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें
ठीक है। लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया है, फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं इसको। डेफिनेशन देखिए हम, मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ आपको लेक्चर 3 को आप एक बार देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो इसमें थ्रेड क्या होते हैं, हमारे सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम विद इन ए प्रोसेस, यानी कि इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। लाइट वेट प्रोसेस भी बोलता हूँ, यानी कि एक्चुअल प्रोसेस तो नहीं है ये, बट एक लाइट वेट प्रोसेस है, ठीक है। LWP बोल सकते हैं इसको। और ये यूज क्यों होती है, हम एक टास्क को, एक बेसिकली एक टास्क को टू अचीव पैरेललिज्म इंडिपेंडेंट पाथ्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि आपके पास मान लो एक एग्जांपल है, MS वर्ड है हमारे पास, राइट। MS वर्ड है, इसके 3-4 टास्क होते हैं। एक होता है मेरा टेक्स्ट एडिटर, ये जो MS वर्ड पूरी प्रोसेस है, इसके 3 टास्क हैं। टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, स्पेल चेकर, तीसरा है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये 3 टास्क हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन 3 टास्क को, जो कि एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को मैं 3 लाइट वेट प्रोसेस में ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। इसके क्योंकि 3 सब टास्क हैं, तो मैंने 3 सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया इसको। इसको थ्रेड 1 बोल रहा हूँ, इसको थ्रेड 2, इसको थ्रेड 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा इससे कि मैंने MS वर्ड का जो पूरा काम है ना, 3 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 थ्रेड जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही होंगी अपनी, ठीक है। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ मेरा? इससे फ़ायदा मेरा ये हुआ कि अगर मान लो ये एक ही प्रोसेस होती, ठीक है? एक ही प्रोसेस होती तो ये सारे बेसिकली सीक्वेंशियली होते। मान लो आप पहले टाइप कर रहे हो, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट एडिटर में टाइप करते, फिर उसके बाद स्पेल चेकिंग होती, फिर उसके बाद में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती। तो ये सीक्वेंशियली चलता। तो पहले मतलब आप वेट करते, टेक्स्ट लिखते, फिर स्पेल चेकिंग होती, फिर टेक्स्ट होती, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता सीक्वेंशियली। अब यहाँ पे क्या है, पैरेलली हो गया है काम। आप टेक्स्ट राइट एडिट भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, लिखने के साथ-साथ आपकी स्पेल चेकिंग भी साथ में चल रही है, आपकी जो रेड से किंग्स आ जाता है ना, नीचे अंडरलाइन्स आ जाती हैं। साथ में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी चल रही है उसकी। जैसे आप एंटर मार रहे हो तो वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, बोल्ड वगैरह करना है आपको, तो वो सब, ठीक है। तो आपने थ्रेड्स में डिवाइड करके रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ा ली, ठीक है। इसका एक बेनिफिट है कि इससे आपने रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ा ली। इससे जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो यूज़र बैठ के काम कर रहा है, उसको डिले नहीं दिख रहा कुछ, सब कुछ एकदम फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका हमारा कॉन्करेंसी का ही सबसे बड़ा फ़ायदा है ये, ठीक है। अब थोड़ा एक बार डिफरेंस देख लेते हैं प्रोसेस में और थ्रेड में। जो मेमोरी यूज़ हो रही होती है, उसका वो बेसिकली कैसे मैप हो रही होती है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, तो ये आपकी एक सिंगल प्रोसेस है, ठीक है। P1 बोल देता हूँ इसको, और ये मान लो आपका एड्रेस स्पेस है, जो इसको एलोकेट हुआ है। अब हमने बात करी थी कि आइसोलेशन होता है, तो इस प्रोसेस को ये पर्टिकुलर एड्रेस स्पेस मिला होगा, ठीक है। ये बाकी प्रोसेसेस से ये एड्रेस स्पेस एकदम इंडिपेंडेंट होगा। अब ये देखो थ्रेड्स में क्या होता है। थ्रेड में क्या होता है आपके पास, एक ये P1 प्रोसेस होती है, ये आपने ब्रेक करी 3 थ्रेड्स में, मान लो T2, T3, और ये एड्रेस स्पेस है आपका। तीनों एक ही एड्रेस स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि प्रोसेस के केस में तो क्या हो रहा था कि एक प्रोसेस एक एड्रेस स्पेस को कर रही थी, उसकी इंडिविजुअल एड्रेस स्पेस था। बट अब थ्रेड्स के केस में क्या हो रहा है, तीनों थ्रेड एक ही जो उस प्रोसेस को एलोकेटेड एड्रेस स्पेस है, उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो तीनों थ्रेड्स के बीच में एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस यूज़ हो रहा है, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा बेसिकली डिफरेंस है प्रोसेस और थ्रेड्स के बीच में। ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में भी, ठीक है? तो बस जल्दी-जल्दी मैं क्विकली इसको मूव कर रहा हूँ आगे, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि जो थ्रेड्स होती हैं, थ्रेड्स को किस तरीके से सीपीयू मिलता है, ठीक है? मतलब जैसे हमने प्रोसेस में अभी प्रोसेस शेड्यूलिंग हमने पूरी देखी, सीपीयू शेड्यूलिंग देखी, ठीक है? उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सिमिलरली थ्रेड्स की भी शेड्यूलिंग होती है, ठीक है? तो उसी हिसाब से हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हमने देखा हाउ ईच थ्रेड गेट एक्सेस टू द सीपीयू। तो हर थ्रेड का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है? हर थ्रेड का एक प्रोग्राम काउंटर होता है, जैसे आपका उसका होता था, एक प्रोसेसर का प्रोग्राम काउंटर होता था, ठीक है? सिमिलरली एक और मैं इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हर थ्रेड होती है ना, इसका एक टीसीबी होता है, टीसीबी, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, जो कि सिमिलर होता है पीसीबी की तरह ही, ठीक है? जैसे पीसीबी होता है, यहाँ पे टीसीबी होता है। तो ठीक है, टीसीबी में उसका खुद का एक प्रोग्राम काउंटर होता है।
तो डिपेंडिंग अपॉन थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बेसिकली शेड्यूल होती हैं थ्रेड्स, ठीक है? तो ओएस क्या करता है, सिंपली फैच करता है इंस्ट्रक्शन, उस पर्टिकुलर थ्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन-सा पीसी प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन लिखी है, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? तो कैसे एक्सेस मिलता है उसको? थ्रू थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में लेक्चर 3 में डिस्कस किया हमने, ठीक है? उसको एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्यों यूज़ होती है? डिपेंडिंग अपॉन प्रायोरिटी हम थ्रेड्स को शेड्यूल करते हैं रन टाइम पे, ठीक है? जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, उसको बेसिकली ज़्यादा सीपीयू का एक्सेस मिलेगा, बाकियों को कम मिलेगा। थ्रेड्स में भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, ठीक है? थ्रेड्स की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में डिफरेंस हमने पढ़ा था, ठीक है? तो थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को फिर से डिस्कस करें हम, तो क्या करता है ओएस कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हुए एक थ्रेड की जो स्टेट है उसको सेव करता है, दूसरी थ्रेड की स्टेट को रिट्रीव करता है विद इन सेम प्रोसेस, ठीक है? तो अब इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ना मेमोरी स्पेस चेंज नहीं होता, क्योंकि जो 2 थ्रेड्स हैं, वो एक ही प्रोसेस की थ्रेड्स हैं, ठीक है? और एक प्रोसेस को जो एड्रेस स्पेस एलोकेट हुआ है, उसके बीच में स्विच तो करना नहीं उसको, तो एड्रेस स्पेस जो है वो स्विच नहीं होता। दूसरा, इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस स्पेस स्विच नहीं करना, कुछ 2-4 चीज़ें हैं, पीसी स्विच करना है, रजिस्टर स्विच करने हैं, ठीक है? तो स्विच जो है मेरा ओवरहेड जो है, स्विच का ओवरहेड है, वो थोड़ा कम होता है, तो इसलिए फास्ट होता है। दूसरा, सीपीयू की जो कैशे स्टेट है, वो प्रिज़र्व रहती है, क्योंकि सेम प्रोसेस है, एड्रेस स्पेस भी वही है। कैशे क्या होता है? उसी बेसिकली इंस्ट्रक्शंस या एड्रेस स्पेसेस की जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ कैशे में स्टोर्ड रहती हैं, तो कैशे को रीसेट करने की ज़रूरत है ही नहीं इस केस में, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर सिंगल सीपीयू हो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर सिंगल सीपीयू हो, तो क्या उस केस में मल्टी थ्रेडिंग का फ़ायदा होगा? बेनिफिट होगा क्या? नहीं होगा। रीज़न बीइंग आपने एक प्रोसेस को थ्रेड्स में तो डिवाइड कर दिया। आपने क्या किया, आपने एक प्रोसेस उठाई, आपने देखिए 2 इंडिपेंडेंट टास्क है। मैं क्या करता हूँ, इन इंडिपेंडेंट टास्क को 2 थ्रेड्स बना देता हूँ और थ्रेड से एग्ज़ीक्यूट करा लेता हूँ, ठीक है? तो अब फास्टली एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे। बट इससे प्रॉब्लम क्या आई है, आपके पास सीपीयू तो अभी भी जनाब एक ही है। अब सीपीयू क्योंकि एक ही है, तो इस केस में जो आपने डिवीज़न किया है, वो पैरेललिज़्म अचीव करने की जो आप कोशिश कर रहे हो, वो पैरेललिज़्म अचीव नहीं होगा, क्योंकि ये सीपीयू आपका है। कभी इस थ्रेड को सीपीयू मिलेगा T1 को, जब इसको नहीं मिलेगा तो ये वाली थ्रेड शेड्यूल होगी। तो बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंशियली ही काम हो रहा है, ठीक है? कभी इस थ्रेड को मिलेगा, कभी इस थ्रेड को। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? मल्टी थ्रेडिंग आप उसी जगह पे करो, उन्हीं सिस्टम्स में करो, जहाँ पर आपके पास मल्टी कोर हो, बेसिकली ज़्यादा सीपीयू हो। तो इस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? मतलब सीपीयू 1 अगर खाली है, तो T1 उसको मिल जाए, तो T1 सीपीयू 1 पे एग्ज़ीक्यूट हो रही होगी, T2 सीपीयू 2 पे एग्ज़ीक्यूट हो रही है। अभी इंडिपेंडेंटली एग्ज़ीक्यूट हो रही है, तो मुझे पैरेललिज़्म का फ़ायदा एक्चुअली मिलेगा, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पहले हमने डिस्कस किया था जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस के टाइम पे मेमोरी कैसे दिख रही होती है, ठीक है? प्रोसेस के टाइम पे जल्दी से बनाता हूँ, मेमोरी कैसे दिख रही होती है। ये आपका टेक्स्ट का एरिया होता है, ये आपका डेटा का एरिया होता है, ठीक है? उसके बाद आपकी इधर स्टैक थी, इधर आपकी हीप थी और स्टैक और हीप ऐसे ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक है? बट थ्रेड के केस में कैसा होता है? थ्रेड के केस में कैसा दिखेगा? प्रोसेस जैसा ही दिखता है बट उसमें थोड़ा-सा फ़र्क आता है। ये आपका टेक्स्ट है, ये डेटा है, ये आपका हीप है। बट इसके केस में हम मल्टीपल स्टैक्स इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? इसमें यहाँ स्टैक 1 होगा थ्रेड 1 का, इधर स्टैक 2 होगा थ्रेड 2 का, हीप एरिया वही रहता है, ठीक है? तो इसके अंदर जितनी थ्रेड्स होंगी उतने नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे, ठीक है? ये T1 के लिए इतना ये स्टैक एलोकेटेड, T2 के लिए ये स्टैक एलोकेटेड है। तो इस तरीके से कुछ आपकी मेमोरी की ऑर्गेनाइज़ेशन होती है थ्रेड्स के केस में। हीप एक ही रहती है सब थ्रेड्स के लिए, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं मल्टी थ्रेडिंग के। फॉर्मली डिस्कस करते हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। पहला बेनिफिट रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस, अब रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में हम डिस्कस करें तो जो कोई इंटरैक्टिव ऐप होती है ना, जैसे मान लो कोई इंटरैक्टिव ऐप है जिसमें कि बेसिकली यूज़र इनपुट भी चाहिए, आईओ भी हो रहा है, ठीक है? फिर इंटरनेट से भी कुछ फैचिंग, डिकोडिंग चल रही है, ठीक है? कोई वो पैरेलली कुछ और पीछे टास्क चल रहा है बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में कुछ टास्क चल रहा है।
इस केसेस में ना हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट बहुत सारे पाथ दिखे मुझे। मान लो एक क्लाउड से सिंक करने का एक इंडिपेंडेंट पाथ है। दूसरा मान लो आपका यूज़र से इनपुट लेने का एक डिफरेंट पाथ है, ठीक है? इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करने का एक डिफरेंट पाथ है, मान लो पीछे एक बैकअप करने का डिफरेंट पाथ है। तो मैं इन सबको थ्रेड्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, मान लो कोई एक थ्रेड आईओ में ब्लॉक्ड भी है, मान लो कोई एक थ्रेड कीबोर्ड से इनपुट भी ले रही है, तो दूसरी थ्रेड बाकी फॉर्मेटिंग जैसे टास्क या कोई और टास्क भी करती रहेगी, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है ब्लॉक नहीं हुई। अगर इस प्रोसेस को थ्रेड में मैं डिवाइड नहीं करता, तो इससे क्या होता, सीक्वेंशियली सारे काम करने पड़ते। कि या तो आप बैकअप कर लो, या तो यूज़र से इनपुट ले लो। यूज़र से इनपुट ले लो, या तो आप फॉर्मेटिंग कर लो। तो इस टाइप से काम करना पड़ता। अब बट मल्टी-थ्रेडिंग से मेरा क्या फ़ायदा हुआ कि मैं इंटरैक्टिव ऐप को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना रहा हूँ, ठीक है? कुछ ब्लॉकिंग नहीं हो रही। मान लो एक पर्टिकुलर थ्रेड ब्लॉक भी है, तो दूसरी थ्रेड अभी भी यूज़र इनपुट ले सकती है। या फिर कोई और काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई और टास्क ब्लॉक हो गया, कोई और इंडिपेंडेंट टास्क ब्लॉक नहीं हुआ है। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस मेरी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी बात करते हैं हम, रिसोर्स शेयरिंग। अब मैं थोड़ा-सा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मान लो कि जो इंडिपेंडेंट टास्क थे ना, जो हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोसेस के अंदर इंडिपेंडेंट टास्क है। हाइपोथेटिकली मान लो उनको मैं डिफरेंट प्रोसेस की तरह इम्प्लीमेंट कर देता। तो इस केस में क्या होता, 2 प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना पड़ता, ठीक है? उस टास्क को करने के लिए, ठीक है? मान लो एक टास्क, दोबारा से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, मान लो एक प्रोसेस है, प्रोसेस को थ्रेड में ना डिवाइड करके उन टास्क को मैं प्रोसेसेस ही बना देता। बट क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर काम था यूज़र का, ठीक है? तो बट अगर मान लो 2 प्रोसेस के बीच में मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ जाए, तो उसके लिए मुझे आईपीसी का यूज़ करना पड़ेगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो कि शेयर्ड मेमोरी या फिर मैसेज पासिंग के थ्रू होता है, जो कि बहुत ही बेसिकली मैं बोलूँ तो इनएफिशिएंट मेथड होता है, क्योंकि आइसोलेशन होती है 2 प्रोसेस के बीच में। आइसोलेशन के चक्कर में 2 प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना इटसेल्फ इज़ ए बिग ओवरहेड। बट थ्रेड्स के केस में क्या होता है, एड्रेस स्पेस जो होता है, एड्रेस स्पेस जो होता है थ्रेड्स के बीच में वो शेयर्ड होता है, राइट? ठीक है? अब शेयर्ड एड्रेस स्पेस होने की वजह से या और शेयर्ड रिसोर्सेज़ होने की वजह से, क्योंकि एक ही प्रोसेस, उसी प्रोसेस को जो रिसोर्सेज़ मिले हुए हैं, थ्रेड्स को भी उन रिसोर्सेज़ का एक्सेस है, क्योंकि वो उसी प्रोसेस की तो थ्रेड्स हैं। तो इस केस में रिसोर्स शेयरिंग जो है बहुत एफिशिएंट होती है, उनके बीच में ओवरहेड सबसे कम होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता कोई, ठीक है? तो इस तरीके से एमटी का एक बेनिफिट है कि हम रिसोर्स शेयरिंग एक बेटर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा टॉपिक हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें, इकोनॉमी। इकोनॉमिकल होता है। थ्रेड्स जो हैं मोर इकोनॉमिकल होती है, किस टर्म्स में? अभी हमने डिस्कस किया, जो प्रोसेस के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, वो बेसिकली स्लो होती है एज़ कंपेयर टू जो थ्रेड्स के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, ठीक है? तो ओवरऑल मैं बात करूँ, तो इस केस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मोर इकोनॉमिकल है, ठीक है? थ्रेड्स को क्रिएट करना भी मोर इकोनॉमिकल है रादर देन प्रोसेस को क्रिएट करना, क्योंकि प्रोसेस के लिए अलग से रिसोर्स एलोकेट करने पड़ेंगे, ठीक है, एड्रेस स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा, बट यहाँ तो जो प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं उसी पे थ्रेड्स निकल सकती हैं, ठीक है? इस तरीके से इकोनॉमिकल हुआ ये। चौथा मेरा आता है, ये जो थ्रेड्स होती हैं, वो बेटर यूटिलाइज़ करती हैं, यूटिलाइज़ेज़ मल्टी कोर सीपीयूज़, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ इस टर्म में स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है? मतलब कि मान लो मेरे पास एक से ज़्यादा सीपीयूज़ हैं, ठीक है? मान लो आजकल जो 8-8 कोर आते हैं, 4-4 कोर आते हैं, 6-6 हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, 8 कोर हैं मेरे पास। तो 8 कोर से मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रोसेस को 8 इंडिपेंडेंट टास्क में डिवाइड कर सकता हूँ। 8 इंडिपेंडेंट टास्क्स, 8 इंडिपेंडेंट टास्क डिवाइड करके इन 8 इंडिपेंडेंट टास्क को मैं 8 इंडिपेंडेंट जो हमारे सीपीयूज़ हैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इससे सोचो कि कितना बड़ा बेनिफिट होगा, कितने अच्छे रिस्पॉन्सिवनेस मिलेगी मुझे ऐप को, या फिर मुझे कोई टास्क करना होगा, तो कितनी फास्ट एग्जीक्यूशन होगा उस टास्क का, ठीक है? लेक्चर 3 में हमने एक एग्ज़ाम्पल भी लिया था इसका, जो जेपीईजी टू पीएनजी कन्वर्टर का, उस एग्ज़ाम्पल को फिर से देखना कि किस तरीके से मैं मल्टी प्रोसेसर्स का यूज़ करके, मल्टी कोर्स का यूज़ करके कैसे बेनिफिट ले पा रहा था थ्रेड्स का, ठीक है? तो ये हमारा हो गया थ्रेड्स के बेनिफिट्स। अब एक बार थोड़ा हैंड्स ऑन कर लेते हैं, सी प्लस प्लस का कोड रन करके देखते हैं, ठीक है? तो उस प्रोग्राम को चला के देखते हैं किस तरीके से एक प्रोसेस को डिफरेंट थ्रेड्स में आप डिवाइड कर सकते हैं और उस डिफरेंट थ्रेड से आप कुछ टास्क करा सकते हो। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है? तो अब आपके लिए एक सी प्लस प्लस की फाइल बनाई है मैंने, ठीक है? थ्रेड अंडरस्कोर सीपीपी। तो अब इसमें देखो यार, अब तक क्या-क्या लिखा है हमने। हमने 2
टास्क बना रखी हैं इस प्रोसेस के अंदर। मानते हैं कि ये 2 इंडिपेंडेंट टास्क हैं। टास्क ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टास्क बी। 2 फंक्शंस बना दिए हैं इस टास्क के, ठीक है? टास्क ए में हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली एक लूप चला रहे हैं, उसमें कुछ प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं वन स्लीप लगा के। सिमिलर काम ही हम इसमें कर रहे हैं, बस हमने टास्क बी प्रिंट कराया है यहाँ पे, ठीक है? इसको मानो कि ये 2 इंडिपेंडेंट टास्क हैं जो आप करना चाहते हो, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब इस प्रोसेस को मैं थ्रेड्स में डिवाइड करने के लिए क्या करूँगा, सी प्लस में मुझे एक हेडर इंक्लूड करना पड़ता है, हैश इंक्लूड थ्रेड, ठीक है? अब थ्रेड्स बनाते हैं। थ्रेड बनाने के लिए मेरे पास एक बेसिकली यहाँ पे है कि थ्रेड T1 थ्रेड बनाई मैंने और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अब इस थ्रेड से कौन-सा टास्क कराना है, ठीक है? इस थ्रेड से कौन-सा टास्क कराना है, तो वो मैं बता देता हूँ। टास्क ए कराना है हमें, ठीक है? अगर इसके कोई आर्गुमेंट्स होते ना, तो हम यहाँ पे कॉमा करके इधर आर्गुमेंट दे रहे होते हैं, बट आर्गुमेंट नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है? अब इसको मैं देता हूँ थ्रेड T2, इसको मैं टास्क बी दे देता हूँ, ठीक है? अब बताओ, अब मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है कि ये 2 थ्रेड्स बन जाएँगी, यानी कि एक प्रोसेस मेरी जो है, यहाँ पे जो ये मेरी प्रोसेस है, मैंने इसको टास्क ए और टास्क बी इसमें डिवाइड किया है और मैंने इस टास्क को T1 थ्रेड में डिवाइड कर दिया, इसको मैंने T2 थ्रेड में डिवाइड कर दिया। मतलब बेसिकली अब 2 सब प्रोसेसेस चलेंगी। बट अब एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको शूट करूँगा ना, इस प्रोसेस को शूट करने क्या होगा कि जो ये P प्रोसेस होगी, P प्रोसेस, इसके 2 पार्ट बन जाएँगे, T1 और T2। तो 3 थ्रेड्स हो जाएँगे यहाँ पे। एक मेन थ्रेड, इसको मैं मेन थ्रेड बोलूँगा, और यहाँ पर ये बाकी T1 T2 थ्रेड, ठीक है? अब क्या है यार, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम मेन थ्रेड से कोई और काम नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, राइट? अब इसके बाद मान लो मैं T1 T2 मैंने यहाँ पे थ्रेड शूट कर दिए। शूट करने के बाद ये इंडिपेंडेंटली काम करने लग जाएँगी, ठीक है? जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा, T1 इंडिपेंडेंटली एग्ज़ीक्यूट होना शुरू होगी, सिमिलरली T2 एग्ज़ीक्यूट होना शुरू होगी। बट P जो है ना, अब यहाँ पे कोई वेट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कुछ कोई वेट नहीं है, तो P जो मेन थ्रेड है मेरी, ये जो मेन है, इंट मेन जो है, ये एग्ज़िट करने की कोशिश करेगा, ये एग्ज़िट हो जाएगा। मेन सीधा एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अब देखो एक एरर आएगा। अगर हम इसको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करें ऐसे, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको कंपाइल करें हम और रन करने की कोशिश करें, ये देखो टर्मिनेट हो गया, अबॉर्ट कॉल हो गया, ठीक है? तो ये एरर क्यों आया? क्योंकि मेन थ्रेड एग्ज़िट कर गई है, ठीक है? मेन थ्रेड एग्ज़िट कर गई, तो जो सब प्रोसेसेस बनाई थी हमने, T1 T2 थ्रेड्स बनाई थी, ठीक है? बेसिकली उनका पेरेंट ही चला गया। तो इस केस में सी प्लस प्लस क्या प्रोवाइड करता है मुझे कि मैं T1 डॉट जॉइन करूँ, यानी T1 वेट करेगा जब तक T1 पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, मेन थ्रेड एग्ज़िट नहीं करेगी, मेन थ्रेड बेसिकली वेट करेगी T1 का। सिमिलरली T2 को भी हम जॉइन करा देते हैं, ये भी वेट करेगी, ठीक है? T1 T2 वेट करेगी। अब इस केस में हम फिर से ट्राई करते हैं। अब एग्ज़ीक्यूट करता हूँ मैं। अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये दोनों टास्क पैरेलली चल रहे हैं। ये मेरे पास जो कंप्यूटर है अभी, इसके अंदर 8 कोर्स हैं। तो अभी क्या हुआ होगा कि जो T1 थ्रेड है, वो मान लो CPU 1 को मिल गई, ऐसे T2 थ्रेड है, वो CPU 2 को मिल गई। अब ये पैरेलली एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं। तो ये पैरेलली एग्ज़ीक्यूट हो गए, इनका आंसर भी आ गया है, ठीक है? आउटपुट आ गई है आपकी। मान लो सबसे पहले आप देखो, अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो T1 क्योंकि हमने पहले लॉन्च करी थी, तो T1 सबसे पहले शेड्यूल हुई, ठीक है? उसको प्रोसेसर 1 मिल गया होगा, सिमिलरली प्रोसेसर 2 मिला होगा। इनमें हम प्रिंटफ का काम करा रहे हैं, आपको ऐसे करके आउटपुट मिल गई है। तो इस तरीके से मैं एक प्रोसेस को थ्रेड्स में डिवाइड कर सकता हूँ और उससे कंकरेंसी का बेनिफिट उठा सकता हूँ, मल्टी-थ्रेडिंग का बेनिफिट उठा सकता हूँ, ठीक है? तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे डिस्कस करेंगे थ्रेड्स में बहुत कुछ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।